हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस के दो वीडियोस में आपने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 डिटेल में समझा, जिसमें हमने आपको पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर एक्सप्लेन किया था। हमने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें आपने एयर के पॉल्यूशन के बारे में समझा। दूसरा जो हमने वीडियो बनाया उसमें आपने ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ना, वाटर कैसे पॉल्यूट होता है, ये सब चीज़ों को डिटेल में समझा है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो जरूर देख लेना, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना तो वहाँ ऑल वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 18 के नाम से लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो एक्सरसाइज है ना पूरा, वो कंप्लीट कराएंगे आपको। ये जो हमारे पास जो भी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है इसको मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा दूंगा, ताकि आपको याद करने में भी, जब आप याद करने बैठोगे ना एग्जाम के टाइम पे, तो उसमें भी आपको बहुत आसानी होगी और नोट्स बनाने में भी सिंपल आपको लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट्स कॉन्टामिनेटेड, यानी कि जो पानी होता है वो गंदा कैसे होता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे पानी को हम कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं, है ना, गंदा कर देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो देखो, इसके डिटेल में अगर आपको आंसर लिखना रहेगा तो आपको पहले तो मैं सिंपल समझा देता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है ना, उसके वजह से भी पानी गंदा होता है। सेवेज के जो वेस्ट हैं उसकी वजह से भी पानी गंदा होता है। जैसे इंडस्ट्री से कैसे होगा, तो इंडस्ट्री में जो हमारी गंदगी निकलती है, केमिकल जो निकलता है, उसको क्या करते हैं, बहा देते हैं नदियों में, तो उससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी पॉल्यूट हो जाता है। उसी तरीके से जो घरों से गंदगियाँ निकलती हैं वो नालियों में मिल करके, यानी कि नालियों जो अगल बगल आपके घर के आसपास नालियाँ रहेंगी ना, देखना कि वो धीरे धीरे जा करके वाटर बॉडीज़ में मिल जाती हैं और उससे भी वाटर क्या होता है, गंदा हो जाता है। और एग्रीकल्चरल केमिकल्स का मतलब क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर में खेती किसानी करने में जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि खाद वगैरह का आप कह सकते हो, या फिर कीड़ा ना मारने वाली जो दवा होती है, कीटनाशक, जिसको पेस्टिसाइड वीडीसाइड्स कहते हैं, है ना, तो उनके यूज़ से भी क्या होता है कि वो पानी में मिल जाते हैं और बह करके फिर नदियों में पहुंच जाते हैं, नदी में, तालाब में, उससे भी हमारा क्या होता है, वाटर कंटामिनेटेड होते हैं। तो ये तो मैंने यहाँ पर केवल पॉइंट्स लिख दिया। अगर ये मान लो 4-5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना। बाकी जो ज़्यादातर नहीं आता है, ज़्यादातर ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन नहीं आता है, तो केवल आपको वहाँ पर पॉइंट्स बता देने हैं और इनके बारे में डिटेल में आपको मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन कर ही रखा है। तो अगर ज़्यादा नंबर में आ जाता है तो वहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सिंपल एकदम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यानी कि अपने लेवल पे आप एयर के पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हो। यानी कि मान लो आप सिंपल इंसान हो, कोई बड़ा नेता वगैरह नहीं हो, तो आप एयर के पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हो। तो बहुत चीज़ें आप कर सकते हो खुद में, ताकि आपका एयर जो हो ना आसपास वो पॉल्यूट ना हो। जैसे कि पहला क्या है कि बाई नॉट यूजिंग व्हीकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे कि अब मान लो मुझे यहाँ से विश्रामपुर जाना है, जो कि मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं उसके लिए अब पता चला मैं बाइक उड़ा रहा हूँ, है ना, धुआं निकाल रहा हूँ गाड़ी से, कार निकाल रहा हूँ, तो वो सब गलत है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि जब अगर आपको आसपास ही जाना है, जैसे विश्रामपुर ही जाना है, तो आप क्या करो कि ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करो। या फिर मान लो जैसे आपको घर से मार्केट तक जाना है, जो कि एकदम 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उतना आप पैदल चला करो, ठीक है, या फिर साइकिल में जाया करो, जिससे आपके क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। उसके अलावा दूसरा क्या है कि वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि जो हम लोग आसपास की जगह के जाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कार्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बस है तो उसमें सोचो कितने सारे आदमी आ जाएंगे, है ना, 50 आदमी तो आराम से आ जाएंगे एक बड़े से बस में। तो 50 आदमी जब आ रहे हैं तो उससे जो एयर पॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि उससे भी देखो धुआं निकलेगा, ये नहीं कि बस से धुआं नहीं निकलेगा। लेकिन आप ये सोचो कि जो 50 इंसान वहाँ पर बस में बैठे हुए 50% वो सभी अपने अपने गाड़ियों से अगर चलने लगे तो 50 अलग अलग गाड़ियों से धुआं निकलेगा, तो वो ज़्यादा पॉल्यूट करेगा। जबकि अगर वो मिल करके केवल एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी बस वगैरह में सफ़र करेंगे तो कम वहाँ पर धुआं निकलेगा, तो उससे कम हमारा पॉल्यूशन होगा। तो ये आप कर सकते हो कि अगर आसपास जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। उसके अलावा अगर आपको गाड़ियों में यूज़ ही करना है तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ मत करो। फॉसिल फ्यूल यानी कि वैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब का यूज़ मत करो। आप LPG हो गया, CNG हो गया, ये सब का यूज़ करो। ये सब क्लीन फ्यूल होते हैं, तो इसका भी आप लिख सकते हो बाय यूजिंग क्लीन फ्यूल सच एज LPG एंड CNG इंस्टीड ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, ठीक है। तो अगर ये मान लो 4 नंबर का आता है, जैसे 3 नंबर का ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है, तो 3 ही पॉइंट लिखना। अगर 4 नंबर में आ जाता है तो ये एक चौथा पॉइंट जो मैंने यहाँ ऐड किया है वो भी कर लेना कि ऑलवेज डिस्पोजिंग दी गार्बेज प्रॉपरली एंड नॉट बर्निंग इट। यानी कि आपने चैप्टर में भी देखा था ना कि पहली एक जगह से जा रही थी, वहाँ पर पत्तों को जलाया जा रहा था, तो उसको खांसी होने लगता है, तो वो सोचिए कि उसको जलाने से बढ़िया है कि हम लोग क्या कर सकते थे, डिकम्पोज कर सकते थे, दबा सकते थे, जिससे वो खाद बन जाता। तो वही चीज़ है कि जो कचरा होता है ना उसको अच्छे से डिकम्पोज किया जाना चाहिए, डिस्पोज उसका अच्छे से करना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए उससे, क्योंकि हमारा जो एयर है वो पॉल्यूट होगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम अपनी इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग कमेंट। देखो, हमने चैप्टर में फिर से आपको बताया था कि जो बूझो है वो पानी पीता है, साफ सुथरा पानी लगता है उसको, लेकिन उसके बाद भी वो बीमार पड़ जाता है, वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसको कि मैं साफ पानी पे उसके बाद भी क्यों बीमार पड़ गया। तो केवल ट्रांसपेरेंट होने से ही पानी साफ नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं वो चैप्टर समझाया था, फिर समझो यहाँ पर कि नो
क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट वाटर इज नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, यानी कि क्लियर दिख रहा है, पारदर्शी अगर वाटर एकदम साफ दिख रहा है जिसके आर पर हम देख सकते हैं, फिर भी वो हमेशा फिट नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए। वाटर माइट अपीयर क्लीन बट इट मे कॉन्टेन सम डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि भले वो साफ दिख रहा है लेकिन उसके अंदर एकदम छोटे छोटे बीमारी फैलाने वाले जो होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। इसीलिए हमको एडवाइस दिया जाता है कि हम वाटर क्या करें, प्यूरीफाई करके पिए या फिर उबाल करके हम लोग को पीना चाहिए। तो हैंस इट इज एडवाइस टू प्यूरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग बाई वाटर, है ना, यानी कि वाटर को पीने से पहले अपने को क्या करना चाहिए, प्यूरीफाई करना चाहिए। और यहाँ देखो इसको ऐसे यहाँ तक समझ लो कि इट इज़ एडवाइज टू प्यूरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, यानी कि वाटर को प्यूरीफाई करना चाहिए पीने से पहले, यहाँ पर कॉमा लगाना। और कैसे प्यूरीफाई करना चाहिए, तो बाई वाटर प्यूरीफाइंग सिस्टम, यानी कि अगर फिल्टर वगैरह है तो उससे करो, और बाई बॉइलिंग दी वाटर, यानी कि बॉइल करके कर लो, और बॉइल करके ही पीना चाहिए। देखो मैं भी बॉइल करके अपने सामने रखा हूँ, चलो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कि यू आर ए मेंबर ऑफ म्यूनसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन, यानी कि जो आपके टाउन का जो म्यूनसिपल बॉडी है जो आपके आसपास पानी की व्यवस्था करता है ना, सफाई वगैरह की व्यवस्था करता है, अगर आप उसके एक मेंबर हो तो मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स दैट वुड हेल्प योर टाउन टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू ऑल इट्स रेसिडेंट, यानी कि आपके जो आसपास जो जिस एरिया में आप हो म्यूनसिपल बॉडी के मेंबर, तो वहाँ पर जो पानी पहुँच रहा है तो उस पानी को क्लीन पानी पहुँचाना, यानी कि उस जगह पर साफ़ सुथरा पानी पहुँचाना, पीने के लायक जो है पानी पहुँचाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पर आप अच्छे से जो हमारा पानी जहाँ पर है ना, वहाँ पर आप जो टंकी वगैरह बनता है वो साफ़ सुथरे जगह पर बनाओ। ये नहीं कि अब बगल में नाली है वहीं पर टंकी बना दी है, तो वो गलत है। तो इसको देखो मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पर कर दिए हैं, है ना। पहले तो ये आप स्टेटमेंट वहीं से क्वेश्चन से उतार लेना। उसके बाद पहला जो पॉइंट है हमारा कि दी मेन वाटर सोर्स, है ना, मस्ट बी बिल्ट इन क्लीन सराउंडिंग एंड शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली, यानी कि जो वाटर सोर्स है जहाँ से अपन पानी ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी जगह पर बनना चाहिए और उसको मेंटेन रखना चाहिए। यानी कि एक बार बना दिया और छोड़ दिए, साल 2 साल तक वैसे ही पड़ा हुआ है, तो उसमें भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पनपने लगते हैं, इसीलिए उसको साफ़ सुथरा करना चाहिए। दूसरा क्या है, साफ़ सुथरा कैसे करें, तो केमिकल मेथड सच एज क्लोरिनेशन मस्ट बी यूज फॉर प्यूरीफाइंग वाटर। अब बोलोगे सर ये क्लोरिनेशन क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जहाँ पर वाटर को क्लियर हम लोग कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं, जिसके बारे में आया था ना टॉपिक, है ना, लास्ट में है। मान लो आपका जो चैप्टर है ना उसका 1/3 के आसपास होगा, ठीक है, वहाँ पर आप देखना आपको क्लियरली मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैंने आपको क्लोरिनेशन के बारे में बताया था कि गोलियाँ होती हैं, टैबलेट्स होती हैं क्लोरीन की, उसको पानी में डाला जाता है, उससे भी क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बीमारी वाले वो साफ़ हो जाते हैं, ठीक है, और पानी जो होता है हमारा वो शुद्ध हो जाता है एकदम। तो अपने को क्या करना चाहिए, केमिकल मेथड यूज़ करना चाहिए क्लोरिनेशन, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा पानी है, एक बड़ा सा टंकी है तो उसका पानी को उबाल तो सकते नहीं है, नहीं फिल्टर लगा सकते, फिल्टर लग सकता है, बड़े बड़े फिल्टर लगते हैं, लेकिन क्लोरिनेशन भी अपन कर सकते हैं, उससे भी पानी क्या होगा, साफ़ होगा। उसके अलावा द एरिया अराउंड वाटर पाइप्स मस्ट ऑल्सो बी क्लीन, यानी कि जो वाटर के पाइप्स होते हैं उनको भी अपने को क्लीन रखना है। कई बार देखना कि वाटर पाइप्स हैं और अगल बगल में बहुत सारी गंदगी होती है, उससे भी बीमारियों का खतरा रहता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आप कर सकते हो अगर आप अपने म्यूनसिपल बॉडी के क्या हो, एक मेंबर हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्योर एयर एंड पॉल्यूटेड एयर, यानी कि प्योर एयर क्या है और पॉल्यूटेड एयर क्या है, आपसे यही यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसके दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखो प्योर एयर में क्या होता है कि 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और थोड़ा मोड़ा जो बच गया ना वहाँ पर ऑर्गन, मीथेन, ओजोन, है ना, और वाटर वेपर होते हैं। तो इस तरीके से लिखना आपको कि प्योर एयर कंटेन अराउंड 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% carbon dioxide. Other gases such as argon, methane, ozone and water vapor are also present in small quantities. ये प्योर एयर की खासियत है कि प्योर एयर में इस तरीके से इस हमारे रेशियो में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। लेकिन क्या होता है कि when this composition of air is altered by the addition of harmful substance or gases such as nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, then the air is said to be polluted. यानी कि क्या होता है कि जब ये जो हमारे मात्रा में जितने मात्रा में है ना, जितने कंपोजिशन में है, जब इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये बदल जाता है कंपोजिशन। यानी कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03 से 0.5 पहुंच गया या फिर और ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको ही अपन क्या बोलते हैं, उसको अपने को पॉल्यूशन बोलना है, ठीक है, वाटर यानी कि एयर का पॉल्यूशन। और ये बढ़ता कैसे है, ये आगे पीछे कैसे हो जाता है, तो वही जो हमारे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ हैं, जैसे कि जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोला जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब जो हमारे धुएँ हैं ना, ये सब पूरे स्मोक हैं। तो इनकी वजह से ही क्या होता है, इनके जो हमारे
हमारे कंपोजिशन है एयर के वो चेंज हो जाते हैं, और फिर अपन क्या जो एयर होता है वो पॉल्यूट हो जाता है, तो देन द एयर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। आगे चलते हैं AC ट्रेंड को समझते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन रहता है और ये एग्जाम में भी ज़्यादा नंबर का आता है और इंपॉर्टेंट भी है। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ना ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जैसे देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक्सप्लेन सर्कमटेंसेस लीडिंग टू AC ड्रेन, यानी कि उन चीज़ों के बारे में बताइए जिससे AC ड्रेन होता है। ठीक है, उन अव्यवस्थाओं के बारे में बताइए जिससे AC ड्रेन होता है, और हाउ डज AC ड्रेन अफेक्ट अस, और जो AC ड्रेन है वो अपने को अफेक्ट कैसे करता है। तो यानी कि आपसे दो चीज़ पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि AC ड्रेन कैसे होता है और इससे हम अफेक्ट कैसे होते हैं। तो पहले तो आपको यही बताओगे कि AC ड्रेन होता कैसे। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग चलते हैं उसका थ्योरी में कि क्या होता है ना कि जैसे देखो जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल जो जल रहे हैं, जैसे कि हमारा कोयला जल रहा है या गाड़ियों में से डीजल वगैरह जल रहा है या घरों में हम खाना बनाने तो लकड़ी जला रहे हैं, तो जो धुआं निकल रहा है उस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये आसमान में बादलों में पहुंच जाते हैं, और बादल में पहले से क्या होता है वाटर का वेपर होता है, पानी की बूंदें होती हैं। जब वो ज़्यादा हो जाती हैं तभी वो बरसती हैं, तो ये वहाँ पर पानी की बूंदों से मिल करके वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है ना, इस टाइप से एसिड बना लेता है, और जब पानी बरसता है ना तो वो भी पानी के साथ बरसने लगता है। तो इसको ही बोला जाता है AC ड्रेन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और इससे क्या होता है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि ताजमहल हो गया या फिर वो जो भी पुराने जो बिल्डिंग्स होते हैं ना उनको ये AC ड्रेन खराब करता है, और जो फसल होती है जैसे पेड़ पौधे हो गए है ना, छोटे जो फसल होते हैं क्रॉप वाले है ना, अनाज वाले, उनको भी ये बहुत ज़्यादा क्या करता है नुकसान पहुँचाता है। मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है ना, मिट्टी में जो हमारा फर्टिलिटी जो होती है उसको भी ये कम कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखोगे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड डीजल रिलीज ए वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी कि वही कोल और डीजल जब हम लोग जलाते हैं तो वो बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकालता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दिस पॉल्यूटेंट रिएक्ट विथ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर, और जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है इससे ये क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं कौन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर क्या बना लेते हैं टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। अब यही एसिड क्या हो जाता है, पानी के साथ नीचे बरसता है, दिस एसिड कम डाउन विद द रेन देयर बाय रिजल्टिंग इन एसिड रेन, इसीलिए हम इसको एसिड रेन कहते हैं। अब इससे इफेक्ट क्या होता है, तो एसिड रेन डैमेज क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को इफेक्ट पहुंचाता है, डैमेज कर देता है, और एसिड एंड हार्म बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर स्पेशली दस मेड ऑफ मार्बल सच एज ताजमहल। यानी कि ऐसे बिल्डिंग जो मार्बल से बने हुए रहते हैं खास करके उनको ये एसिड बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि ताजमहल। और इस ताजमहल के बारे में भी आगे बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है डिटेल में, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। डायग्राम बनाना नहीं है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर चिपका दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी नहीं है। मैंने आपको चैप्टर में डिटेल में समझाया है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर्स भी होते हैं वो भी ग्रीन हाउस है हमारे। तो ये सॉरी वाटर वेपर मतलब वेपर वगैरह, और ये जो नाइट्रोजन है ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो नाइट्रोजन होगा। ठीक है, अभी आगे मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में और समझाऊंगा। जैसे देखो हमारा अगले ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ऑन वर्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो कुछ जो आपको पैरा मिलेंगे ना आंसर में, वो दोनों का मैंने सेम बना दिया है ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आप दोनों को क्या करो, मिला करके याद कर लो, इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूँ। अच्छा नहीं छोड़ो, पानी बाद में पियेंगे, पहले आपको समझाई देता हूँ, कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ऑन वर्ड्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसको आप अपनी लैंग्वेज में समझाइए। मैंने चैप्टर में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस डायग्राम के थ्रू आपको कि जो सन है ना वो हमारे अर्थ को क्या करता है, गर्मी पहुंचाता है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, तो जो अर्थ में ये रेडिएशन देता है ना, तो अर्थ क्या करता है, कुछ गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, लेकिन कुछ को क्या करता है, अर्थ रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि अगर पूरा एब्जॉर्ब कर ले तो बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा। एक सेकंड को अब ट्रेन आ रहा है, ट्रेन को जाने दो, तब तक मैं पानी भी पी लेता हूँ। चलो ट्रेन चला गया। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, मैं ये आपको समझा रहा था कि जो सन है उससे रेडिएशन आता है, जिससे अर्थ हमारा क्या होता है, अपने अंदर कुछ रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ को वो वापस रिफ्लेक्ट करता है। जैसे देखो यहाँ पर ये सन का रेडिएशन आया तो कुछ को इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, कुछ को रिफ्लेक्ट किया, यानी कि वापस स्पेस में भेज दिया। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें एक लेयर है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, है ना, ये सब जो मैंने भी ग्रीन हाउसेस आपको गैस पढ़ाए थे ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, ये यहाँ पर हमारे मौजूद
मौजूद रहती हैं। तो इससे होता क्या है कि ये जो हमारा जो हमने हमारे जो अर्थ ने जो वापस किया है ना, जो रेडिएशन जो गर्मी को वापस किया है, उसमें से कुछ गर्मी को ये अपने अंदर रोक लेते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ये रुक जाता है और कुछ जो है वो वापस स्पेस में चला जाता है। तो ये जो कुछ रुका हुआ है ना, ये बहुत ज़रूरी है रुकना। अगर ये मान लो नहीं रुकेगा ना, तब क्या होगा कि हमारा अर्थ एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये रुकना भी ज़रूरी है। लेकिन तब क्या हो, जब कुछ भी वापस ना जाने पाए, यानी पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्ट किया है ना, जैसे हमारा अर्थ जो है रिफ्लेक्ट किया तो कुछ रुक गया और कुछ वापस स्पेस में चला गया। तो अगर पूरा का पूरा हमारे अर्थ में ही रुक जाए, यानी कि इस एटमॉस्फेयर में ही अगर ट्रैप हो जाए, तब क्या होगा, तब गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। गर्मी बढ़ने लगेगा तो जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो द्वीप हैं ये सब जो हमारे ये क्या होंगे, आपस में मतलब डूब जाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? यानी कि बाढ़ जो होता है ना, फ्लड, वो आ जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसी को उससे गर्मी बढ़ने लगेगा तो इंसान भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा बहुत ज़्यादा अगर गर्मी बढ़ जाता है तो। ठीक है, तो इसको ही क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। और जो गर्मी बढ़ रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है वो समझो कि when solar radiation reach the earth, some of these radiation are absorbed by earth and then released back to the atmosphere। वही चीज़ कि रेडिएशन जब अर्थ में आता है तो अर्थ जो है कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को रिलीज कर देता है वापस एटमॉस्फेयर में। तो ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप दिस रेडिएशन एंड डू नॉट अलाउ हीट टू लीव। यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो यहाँ पर मौजूद है वो उसको रोक लेते हैं और वापस आने नहीं देते हैं हमारी स्पेस में। तो उसके बाद क्या होता है भैया, है ना, दिस हेल्प इन कीपिंग अवर प्लेनेट वार्म एंड दस हेल्प इन ह्यूमन सर्वाइवल। यानी इससे हमारा जो प्लेनेट होता है वो हल्का हल्का गर्म रहता है और मस्त हम लोग इसमें इंजॉय करते हैं अपने प्लेनेट में, यानी कि अपन ज़्यादा ठंड नहीं होते हैं। लेकिन कब क्या हो, हाउ एवर एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेज कैन लीड टू एक्सेसिव इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि तब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस वहाँ पर एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं हमारे, तो वो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि पूरा वो रेडिएशन को रोक लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ठीक है, तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हो सर्वाइवल तक, क्योंकि यहाँ पर केवल अपने को ग्लोबल वार्मिंग के ग्रीन हाउस गैस के बारे में बोला गया था, ग्लोबल वार्मिंग बारे में नहीं बोला गया था। लेकिन दोनों एक दूसरे से देखो कनेक्टेड हैं। तो अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, 5 मार्क्स से आ जाता है, तो आप पूरा लिखना। ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक मैंने जो टॉपिक डाला है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका नेक्स्ट वाला भी जो आंसर है उसमें भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कि प्रिपेयर ए ब्रीफ स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग, यू हैव टू डिलीवर द स्पीच इन योर क्लास। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बारे में एक स्पीच तैयार कीजिए और इस स्पीच को अपने क्लास में भी दीजिए। ठीक है, तो यहीं पर मैंने आपको भी समझा दिया ग्लोबल वार्मिंग, तो केवल अपन रीड कर लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज एन इंक्रीज इन दी एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, जब उस टेम्परेचर से वो अधिक होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है टेम्परेचर एवरेज से, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये होता क्यों है, तो इट एक्यूर एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउसेज गैस बढ़ने लगते हैं तो उससे भी ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, उसी से मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हमने बता दिया कि दी ग्रीन हाउसेज गैसेज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। ठीक है, ये भी याद रखना कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस होते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन आ गया था ना कि इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पर आपको पता रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस है। तो दिस गैसेज ट्रैप सोलर रेडिएशन रिलीज बैक बाई अर्थ। और यही जो हमारे पास गैसेस हैं, ये जिनका नाम मैंने बताया, ये क्या करते हैं, सोलर के रेडिएशन को रोक लेते हैं वापस जाने से। ठीक है, तो दिस हेल्प इन कीपिंग अवर प्लेनेट वार्म। ये हमारे हेल्प करता है वार्म, हमारे अर्थ को कीप वार्म करने में, है ना, प्लेनेट को हमारे वार्म करने में, गर्म रखने पर। एंड दस हेल्पिंग इन ह्यूमन सर्वाइवल। तो जो चीज़ मैंने देखो बताया ना कि जो पहले हमने लिखा है वही चीज़ यहाँ पर। हाउ एवर एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेज कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है, जो चीज़ पहले था वही चीज़ है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आपको ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस को याद करना है। दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 में। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि डिस्क्राइब द थ्री टू द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। यानी जो ताजमहल हमारा है उसका जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, उस पर कैसे थ्रीट हो गया, यानी कि क्या बोल सकते हो, संकट। ठीक है, संकट कैसे आ जा रहा है ताजमहल की खूबसूरती पर। तो देखो क्या होता है ना कि जो एसी ड्रेन
ड्रेन होता है उसके वजह से, ये मैंने आपको यहाँ पर फोटो बना करके, फोटो बनाया तो नहीं मैंने, चोरी ही किया गूगल से, उठाकर चिपकाया हूँ यहाँ पर। तो ये देखो ये पुराना ताजमहल है जो लेफ्ट साइड है, इधर देखो आपको ये कितना बेहतरीन खूबसूरत वाइट दिख रहा है, और अब ये धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, येलोइश हो जा रहा है, येलो कलर का होते जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो इसका आंसर क्या होगा कि एसिड रेन इज ए मेजर थ्रेट टू ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। जो एसिड रेन है ना वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है हमारे ताजमहल को। क्यों पहुंचा रहा है, कैसे पहुंचा रहा है वो समझो। व्हेन एसिड रेन फॉल ऑन द मॉन्यूमेंट दैट इज कम्प्लीटली मेड ऑफ मार्बल, ठीक है, यानी कि जब एसिड रेन ऐसे मॉन्यूमेंट पे, ऐसे बिल्डिंग्स पर पड़ता है जो पूरे के पूरे मार्बल से बने हुए हैं खास करके, तो दे रिएक्ट विथ मार्बल टू फॉर्म ए पाउडर लाइक सब्सटेंस। तो वो क्या करता है कि मार्बल से मिलने के बाद एक पाउडर की तरह एक सब्सटेंस बना लेता है, ये बाहर बाहर में ना पाउडर की तरह एक सब्सटेंस बना लेगा, ठीक है। दैट इज़ देन वॉश्ड अवे बाई द रेन, और वही जो पाउडर वाला सब्सटेंस है जब पानी आता है तो वो फिर क्या हो जाता है, बह जाता है। यानी पहले पानी आया, एसिड रेन हुआ, तो यहाँ पर ये पाउडर बन गया मार्बल में, और फिर जब दोबारा पानी आया तो वही पाउडर दोबारा बह गया। तो उससे क्या होगा, वो उसकी जो खूबसूरती होगी ना मार्बल की वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं पता है, मार्बल कैंसर भी बोलते हैं। ये भी आता है कई बार क्वेश्चन कि मार्बल कैंसर क्या होता है, तो यही इसी चीज़ को लिखना है आपको कि दिस फिनोमिनम इज नोन एज मार्बल कैंसर, और इसी फिनोमिनम को अपन मार्बल कैंसर बोलते हैं। ऑल्सो दी शूड पार्टिकल emitted from the Mathura oil refinery located near Agra is leading to yellowing of the marble। यानी कि आगरा के आसपास एक हमारा मथुरा में, आगरा में ही है ना, मतलब उसी बगल में ही है मथुरा, तो मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री है, तो उसके वजह से भी क्या हो रहा है ताजमहल में, यानी उससे जो हमारा स्मोक निकल रहा है ना, इस जो सूट निकल रहा है, यानी कि वही धुआं, और उसका आप क्या कह सकते हो डस्ट के पार्टिकल को सूट कहा जाता है, जो धुआं से पार्टिकल निकलते हैं, तो उसके जो सूट्स हैं उससे भी क्या हो रहा है, यह धीरे धीरे पीला कलर का होते जा रहा है। पहले एकदम खूबसूरत वाइट था, धीरे धीरे ये येलो हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा डेंजर बात है भैया कि इतना खूबसूरत हमारा ताजमहल था, धीरे धीरे येलो हो जा रहा है, नहीं पता कब ये ब्लैक हो जाए, वाइट से ब्लैक ताजमहल हो जाएगा। तो इसमें भी अपने को ध्यान रखना है, एसिड रेन इसका बहुत ज़्यादा वजह है, और एसिड रेन किससे हो रहा है, पॉल्यूशन से हो रहा है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से आखिर में जाकर के जुड़ जाती हैं, और जो मेन रीज़न है वो पॉल्यूशन है, उसको आपको बचाना है ना, यानी कि उसको पॉल्यूशन को आपको कम करना है ताकि ये बिल्डिंग्स जो है हमारी वो बच सकें। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग आ जाते हैं कि वाई डज द इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो वाटर है उसमें जब न्यूट्रिएंट जो होता है इंक्रीज होने लगता है, यानी कि जो एवरेज न्यूट्रिएंट है उससे ज़्यादा जब वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल आने लगेगा, तब उसके वो जो हमारा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट हो गए या फिर फिश वगैरह हो गए, तो उसके लाइफ के लिए वो खतरा कैसे हो जाता है, उसको इफेक्ट कैसे पहुँचाने लगता है, ये समझो आप। तो देखो क्या होता है कि एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन ए वाटर बॉडी लीड टू एन एक्सेसिव इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गा इन द वाटर बॉडी। यानी कि आप देखना ना कि कई पॉन्ड वगैरह में आपको ये ग्रीन कलर के बहुत ज़्यादा एल्गा दिखेगा, कुछ पॉन्ड में कम दिखेगा, कुछ पॉन्ड में बहुत ज़्यादा दिखेगा। जैसे बहुत ज़्यादा लाइक मैंने यहाँ पर फोटो चिपका दिया है आपके लिए समझने के लिए। तो कई बार क्या होता है ये जो एल्गा होता है ना, ये कहाँ कैसे होता है, वही बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है ना वाटर बॉडीज़ में, तब ये एल्गा उसमें पनपने लगते हैं, ठीक है। अब जब ये एल्गा जब डाई होता है, ये देखो कोई भी प्लांट है वो हमेशा तो रहता नहीं है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कभी ना कभी मर ही जाता है। तो व्हेन दिस एल्गा डाई दे सर्व एज ए फूड फॉर डिकम्पोजर्स। यानी कि जब ये मर जाते हैं ना तो ये काम करते हैं, जब कोई भी चीज़ मर गया ना तो उसको सड़ाने गलाने के लिए बैक्टीरिया जरूर रहेगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ये प्लांट्स हो, ठीक है, चाहे एल्गा हो। तो एल्गा जब मर जाता है तब उसको सड़ाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, गायब करने के लिए डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया जैसे कि, है ना, वो ये जो एल्गा है उनके खाने का काम भी आता है, वो उसको खाते ही है। जो डिकम्पोजर है ना वो किसी भी चीज़ को, सड़े गली चीज़ को खाते हैं और उसको गायब कर देते हैं दुनिया से, ठीक है। तो ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन दी वाटर बॉडी गेट्स यूज अप। और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है कि एल्गा मरा, अब उसको डिकम्पोज किया जा रहा है बैक्टीरिया के द्वारा, तो उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो होता है ना वो यूज़ होता है। और ऑक्सीजन कहाँ रहता है, ये जो पानी जो मिला हुआ है ना, पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ना, जिसको कौन ले रहा है, मछली वगैरह जो है वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, तो पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है। H2O देखो, इससे पानी का फॉर्मूला होता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है ना उसको ही जो है ना मछली वगैरह या फिर जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो लेती हैं। तो वही ऑक्सीजन क्या होता है, यूज़ हो जाता है इस प्रोसेस में, एल्गा को डिकम्पोज करने के प्रोसेस में। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। अब तुम ही अपने रूम में ऑक्सीजन को कम कर लोगे, अपने आप को प्लास्टिक के बोरी में पैक कर लोगे, तो क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, खेल खत्म हो जाएगा। तो वही चीज़ वहाँ पर भी होता है कि दिस रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन दी ऑक्सीजन लेवल, इससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, विच में किल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जिससे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म
किल, यानी कि समझ जाओ आगे आप। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है ना। पॉल्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में बताया गया था। आपने अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो जरूर देख लेना, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। और अगली बार जब रिवीजन करना ना इस चैप्टर का, तो एक बार ये जो पॉइंट्स व्हाट यू हैव लर्न है इसको जरूर पढ़ना है, इससे बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाता है। और फिर क्वेश्चन आंसर तो करने ही है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर भी इसको लिख लेना, इन्हीं आंसर्स को, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, ये आंसर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो चैप्टर्स बच गए हैं इस क्लास के, अभी पूरे चैप्टर पढ़ाया नहीं है मैंने, तो जो चैप्टर्स बच गए हैं उनको मैं जल्दी कोशिश करूँगा कंप्लीट करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।